वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ए बंदे, कोयलों को भी कोहिनूर बना देता है। उत्तराखंड की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के सेकंड, जो हमारी सीरीज चल रही थी, सेकंड डे है आज। तो हमारा चलेगा आज ऐतिहासिक संक्षिप्त की। ऐतिहासिक संक्षिप्त में आप क्या देखेंगे? उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि उत्तराखंड की हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हमें मिली हैं, कौन कौन से राजाएं हमारे थे, कौन कौन से राजाओं ने किस किस के साथ मुकाबला किया, कैसे हमारा जो लोग शहीद हुए उत्तराखंड बनाते हुए, वो सब आज आप जानने वाले हैं। तो मैं चलती हूँ ऐतिहासिक संक्षिप्त में। पहला क्वेश्चन आप सभी के आगे है, यमुना तट। अब कालसी जाएंगे आप, तो कालसी के किनारे हमारा क्या है? यमुना तट। फिर हमारा क्या है? श्रीनगर की बात करते हैं। श्रीनगर कहाँ है? अलकनंदा नदी के तट पर। खूटानी नाला व पश्चिमी राम घाटी से हमें क्या मिला है? तो हमें मिलता है निम्न पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य। अलकनंदा तट, अभी हमने बात करी, जो श्रीनगर से मिले हैं, हमें क्या मिले हैं? मध्य पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य। ठीक है, तो हमें साक्ष्य मिले। जसकोट की बात कर लेते हैं। जसकोट से हमें क्या मिला है? तो जसकोट से हमें मिलता है मध्य पाषाण कालीन उपकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। डॉक्टर एस वी जोशी की बात की है, द्वारा लाखों शैलाश्रय की खोज कब की गई थी? ठीक है, सॉरी, एमपी जोशी है, तो इन्होंने खोज की थी 1968 में। 1968 में खोज की। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर बात करते हैं लाखू, लेथाप, पड़कानौली, फलसीमा, पेड़साल आदि शैलाश्रय कहाँ स्थित हैं? देखो, पेपर में जो पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें पता होना चाहिए कौन सी जगह पे ये चीजें हैं। लाखू कहाँ है, पड़कानौली कहाँ है, फलसीमा कहाँ है, ये सब है हमारे अल्मोड़ा में। ग्वारखा गुफा व किमनी गुफा, अगर आप जाओगे, चमोली जिले में जाते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा वहां पे? ग्वारखा गुफा भी देखने को मिलेगी, किमनी गुफाएं भी देखने के लिए मिल जाएंगी, ये चमोली में। नौलाग्राम कहाँ है? अल्मोड़ा। मैनहिर कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा। और नौगांव कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा। मुनिया की ढाई कहाँ है? अल्मोड़ा। देवीधुरा चंपावत, गोपेश्वर चमोली, मलारी चमोली, पश्चिमी नयार घाटी पौड़ी, जसकोट आदि स्थलों से क्या मिला है? तो हमें क्या मिला है? वहां से हमें महापाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, बनकोट कहाँ? बनकोट की बात हो रही है। बनकोट, बनकोट कहाँ है? बनकोट है हमारा पिथौरागढ़ में। आपको छोटा नजर आ रहा होगा, इसलिए मैंने बड़ी स्क्रीन कर दी है। तो बनकोट क्या है? पिथौरागढ़ में है। तो बनकोट की बात, नैनी पाताल की बात कर लेते हैं। नैनी पाताल भी हमारा कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। बहादराबाद, हरिद्वार जाएंगे, बहादराबाद मिल जाएगा। चमोली व अल्मोड़ा आदि स्थलों से हमें क्या मिला है? यहाँ से हमें धातुकालीन साक्ष्य मिले हैं। किन किन स्थलों से क्रमशः 8 व 5 ताम्र मानव आकृतियों की प्राप्ति हुई? तो बनकोट पिथौरागढ़ से मिली हमें, और नैनी पाताल पिथौरागढ़ से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस पुरातत्व से लौह उपकरण, कांसे का कटोरा, मानव कंकाल व सोने का मुखटा मिला है? तो ये मिला है मलारी गांव चमोली से। उत्तराखंड के आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत कहाँ से मिले? पेपर में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, पौराणिक ग्रंथों से मिलते हैं। वेद व्यास जी ने 6 लाख संहिताओं की रचना की, कहाँ पे की थी? तो ये बद्रिकाश्रम। पूछा गया है, ये पेपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ से मिलता है? ये मिलता है हमें ऋग्वेद से। वेदों में गढ़वाल क्षेत्र के लिए कहा गया है हेमवंत, देवभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि। किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया है?
तो ये किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ये एक ग्रंथ है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है। कौन से ग्रंथ में? स्कंद पुराण में। ठीक है, कौन से पुराण में? तो स्कंद पुराण। अब देखो उत्तराखंड को, मतलब इसमें इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो दो भागों में है, एक है मानसखंड और केदारखंड। मानस, अगर हम केदारखंड की बात करते हैं, केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र को कहते हैं। कहां से कहां तक विस्तृत विस्तृत है? तो देखो हरिद्वार से लेके हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं? केदारखंड कहते हैं। मानसखंड किसे कह रहे हैं? स्कंद पुराण में ही कहा गया है। नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को हमने क्या कहा? मानसखंड कहा। अब जब इन दोनों का मिलन करवा देते हैं, मानसखंड और केदारखंड का संयुक्त क्षेत्र का, तो तब क्या कहा गया है? उत्तरखंड, ब्रह्मपुर एवं खसदेश। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र को जाना जाता है। अब क्या महाभारत काल में हमने गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा? तो देखो स्कंद पुराण में क्या कहा? केदारखंड का। ठीक है, और इसमें क्या कहा जा रहा है महाभारत काल में? तो उत्तर कुरु नाम से जाना जाता है। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो पाली भाषा में बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं हिमवंत। पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है? देखो हमारे पास बहुत सारे नाम है। तो पुराणोत्तर काल में हमने गढ़वाल को केदारखंड भी जाना जाता था, बद्रिका क्षेत्र भी कहते थे, तपोभूमि भी कहते थे और खसमंडल भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान। मनु को आप भली भांति परिचित होंगे मनु से, नहीं है तो उनके बारे में पढ़िए। वह धनाधिपति कुबेर की राजधानी। अब ये पेपर में भी पूछा गया है, धनापति कुबेर की राजधानी कहाँ है? तो अलकापुरी थी। प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते थे? तो हम क्या कहते थे? अलकापुरी। भगवान राम, अब भगवान राम ने जब अपना अंतिम समय चल रहा था तो उन्होंने एक जगह तपस्या करी थी। ठीक है, तो कहाँ की थी तपस्या? की थी तो ये की थी देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणासुर की राजधानी थी। बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? बाणासुर ज्योतिषपुर। पेपर में पूछा गया है बाणासुर की राजधानी भी, भगवान राम वाला भी पूछा गया है। अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तो लक्ष्मण जी की तपस्या जो चली थी अंतिम समय में, वो तपोवन में चली थी। तपोवन कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है, केदारनाथ को क्या कहा जाता है? तो केदारनाथ को कहा जाता है भृंगतुंग। महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो कहाँ पे वर्णन है? तो वन पर्व में। पेपर में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी, पेपर में पूछा गया है, श्रीनगर है। श्रीनगर किसके अंतर्गत आता है? किस जिले के अंतर्गत आता है? तो पौड़ी। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे? दो विद्यापीठ थे हमारे, एक था बद्रिकाश्रम में, एक था कण्वाश्रम में। ठीक है, कण्वाश्रम की अगर हम स्टोरी सुने तो कण्वाश्रम में क्या हुआ था? दुष्यंत और शकुंतला दोनों मिले, दोनों का प्रेम प्रसंग चला। ठीक है, तो उनसे एक बेटा की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका नाम अगर बात करेंगे तो उनका नाम भरत है। ठीक है, और भरत आपने सुना होगा, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। वहीं पे क्या हुआ कि जो कालिदास जी हैं, कालिदास जी ने इनके मतलब अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की और उसमें इनकी स्टोरी बताई। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। अब देखो दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, आपके आगे क्वेश्चन आ गए। कण्वाश्रम पौड़ी में जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट भरत का जन्म हुआ था कण्वाश्रम में। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की कण्वाश्रम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास जी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मालिनी नदी। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों की प्रधानता है। खस जातियों मतलब इन्हें आर्य भी कहा जाता है। इनके समय में अधिक हुआ था, ये पेपर में पूछा गया है, क्या हुआ था इनके समय में? इनके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ था, इसलिए इसके समय में यही चीज ज्यादा हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कोटद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है, ये तो हमने अभी पढ़ा, मानस खंड। पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त नाम, देखो बहुत सारे नाम है, कुर्मांचल, कुर्मप्रस्थ, कुर्मपृष्ठ, कुर्मगिरी और कुमाऊंगढ़ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? अब आपने सुना होगा कि स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए ये कहा गया है, या उसके लिए गढ़वाल के लिए ये कहा गया है। तो सर्वाधिक उल्लेख भी हमारा क्या है? स्कंद पुराण में मिलता है। किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व या यक्ष, तंगव, कुलिस, खस आदि जातियों के निवास का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत ग्रंथ में मिलता है हमारा कि यहाँ पे किरात भी रहते थे, किन्नर भी रहते थे, यक्ष भी हैं, तंग, कुलिंद, खस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुराण में? अब पहले तो हमारा ग्रंथ, अब आया पुराण। तो पुराण की बात करेंगे, पुराण कौन सा है? दो पुराण है, ब्रह्म एवं वायु पुराण में इनके निवास की पुष्टि का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? तो अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, पेपर में पूछा गया है। कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों की पुष्टि होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि नागों के निवास की पुष्टि होती है, कि यहाँ पे नाग जाति रहती थी। प्रसिद्ध नाग मंदिर बेनी नाग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर स्थित है पूछा जाता है, ये है हमारा पिथौरागढ़ में। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, तो किसके समय में हुआ था? ये हुआ था खसों के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अब हमारा ऐतिहासिक काल शुरू हो गया है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, कालसी, लाखा मंडल, सिरोली, मंडल, माणा, ये कहाँ, ये मतलब इन जगहों से क्या मिला है? तो हमारे शिलालेख मिले हैं। कत्यूर घाटी में अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, कितनी? 54। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुनिंद का नाम है वे हैं, कौन से हैं? आसेक, गोमित, हरदत्त, शिवदत्त। एक क्वेश्चन मेरे पेपर में देखा था कि आया था कि आशेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त का नाम किन मुद्राओं पर है? तो आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं, अल्मोड़ा मुद्राओं पर कौन से शासक थे? ये कुनिंद शासक थे, तो ध्यान रखिएगा। देहरादून के कालसी में 257 ईसा पूर्व का एक प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि का शिलालेख है, जो कि है अशोक कालीन। ये पेपर में पूछा जाता है, अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान रखिएगा, इसे पढ़ना है अच्छे से। लाखा मंडल, ये भी पूछा गया है, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिलता है। त्रिशूल लेख हमें दो जगह से मिलते हैं, एक गोपेश्वर से, एक बाड़ाहाट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ से किनके ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं? तो किनके मिले हैं? एक मिला है इन इन सब से मिला है कार्तिकेय पूर्व राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख। अब उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं, तो वो है कुनिंद। अब क्या हुआ, उनका शक्तिशाली राजा की बात करेंगे। शक्तिशाली राजा हमारे अमोघभूति हुए, उसके बाद कुनिंद के बाद आ गए हमारे, मतलब अमोघभूति की मृत्यु हुई पहली सदी में, उनके बाद आ गए हमारे शक। शक संवत का प्रचलन भी हुआ था शकों के टाइम पर, अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर भी बनाया गया था। तो ये सब प्रमाणित करता है कि उस टाइम पे क्या थे? शक थे। अब शकों के बाद क्या हुआ? राज्य के तराई क्षेत्र पर अधिकार हो गया कुषाणों का।
तो चलते रहे ना। पहले क्या बताया मैंने आपको, कुणिंद कार्तिकेयपुर राजा, कुणिंद राजा, कुणिंद में कौन शक्तिशाली अमोघ थी। फिर शक बताया, शक में शक संवत प्रसिद्ध, अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध। उसके बाद कौन आ गया, कुषाण आ गए। कुषाण के बाद 6वीं सदी में क्या हो गया था, उस टाइम पे हमारे आ गए थे मौखरी, कन्नौज के मौखरी। मौखरी के बाद क्या हुआ कि मौखरी के बाद हमारी एक और सत्ता स्थापित होती है, भारी राजवंश की सत्ता, जो कि कौन सी थी, वर्धन वंश। हर्षवर्धन नाम सुना होगा, ठीक है। हर्षवर्धन के समय में क्या हुआ था, हेनसांग आया था। हेनसांग से सभी परिचित हैं। हेनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा की थी इसके टाइम पे, मतलब हर्षवर्धन जी के टाइम पे। और इसने उत्तराखंड राज्य को क्या बोला, पोली हीमोपुलो, ब्रह्मपुर। और बताया कि हरिद्वार को उसने नाम दे दिया मोयुलू, जिसे मयूरपुर कहा गया। और उसका क्षेत्रफल इसने बताया 20 ली। फिर हमारे राजवंश की बात होती है कि किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो हमारे माना जाता है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश को। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक, तो कुणिंद। अब क्वेश्चन आ रहा है ऐतिहासिक बोलेंगे तो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी। अब कार्तिकेय राजवंश के जो अभिलेख मिले उनकी लिपि कैसी थी, तो उनकी लिपि थी कुटिला। याद रखना, ध्यान से पढ़ो, कुटिला हमारी कार्तिकेयपुर टाइम पे, ठीक है। अब क्या हुआ, 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाली कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर रही। उसके बाद तो आप ध्यान रखिए, देखो डेट का तो इसमें कंफर्म नहीं हो पाते चीजें, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो राजधानी है वो चमोली है पहली, और दूसरी राजधानी बागेश्वर जिले में स्थित गरुड़ बैजनाथ घाटी है। आपको इतना समझ में आ गया। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्या है, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा कौन था, तो कार्तिकेयपुर का राजा, प्रथम राजा है बसंत देव। पेपर में पूछा जाता है, हमेशा आया भी है। अब बताओ मुझे आपके लिए क्वेश्चन, कुणिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा का नाम, अभी पढ़ाया हमने, कमेंट में आंसर देना। बसंत देव के बाद कार्तिकेय राजवंश पर किस परिवार की सत्ता स्थापित हुई, तो कार्तिक बसंत देव के बाद हमारे खरपड़ देव आ गए थे। खरपड़ देव के बाद कौन आ गया, खरपड़ देव के बाद हमारे कार्तिकेयपुर राजवंश से किस वंश की सत्ता स्थापित हुई, तो निम्बर आ गए। निम्बर किस मत का अनुयायी था, पेपर में पूछा गया है निम्बर किस मत का अनुयायी था, तो ये शिव जी को मानता था, तो शैव मत का। निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा, तो एक सूत्र में बांधना चाहा था निम्बर वंश के इष्टगण देव ने। पेपर में कई बार पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसके आगे। जागेश्वर में, जागेश्वर कहाँ है, अल्मोड़ा में किस शासक ने नव दुर्गा, महिषामर्दनी, लकुलीस तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण करवाया, तो इन्हीं ने करवाया था, इष्टगण जी ने। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है, तो इष्टगण के जो पुत्र हैं ललित सूरदेव। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ध्यान से पढ़िएगा। बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया गया था, किसने करवाया था, तो ललित सूरदेव पुत्र भूदेव ने। अब देखो क्वेश्चन है, इष्टगण का बेटा कौन हुआ, इष्टगण का बेटा हुआ ललित सूरदेव। ललित इष्टगण ने क्या करा था, उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, ठीक है। और लकलीस, नवदुर्गा, महिषामर्दनी, नटराज आदि मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके बाद इनका पुत्र हुआ ललित सूरदेव। उन्हें क्या कहा जाता है, काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, जो भूदेव है, भूदेव का क्या मिलता है कि बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण करवाया था। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा की बात करते हैं, राजभाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। पेपर में कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण होता है, किसके समय में होता है, कार्तिकेयपुर शासकों के टाइम पे हुआ। और 820 ईस्वी में इन्होंने अपने जो शरीर था उसे त्याग दिया केदारनाथ मंदिर में, या केदारनाथ में। केदारनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। ध्यान दीजिएगा ये चीजें। अब चलते हैं हमारा चंद वंश में।
हमने बहुत सारे अभी राजवंश पढ़े, कुनिंद पढ़ लिया, शक पढ़ लिया, हर्षवर्धन वर्धन वंश पढ़ लिया, कुषाण पढ़ लिया, कार्तिकेयपुर पढ़ लिया, मौखरी पढ़ लिया। अब चलते हैं चंद वंश। अब चंद वंश देखो, चंद वंश की डेट भी कंफर्म नहीं है, तो हम सीधा क्वेश्चन हमारा बनता है कि चंद वंश का राजा कौन था। कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरी के बाद कौन आया, तो कत्यूरी के बाद आ गए थे हमारे सोमचंद जी। अब देखो, सोमचंद जी आए, सोमचंद जी ने बहुत सारे कार्य किए, ठीक है। इसकी इसका मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं डिटेल में ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी। अभी मेरे क्वेश्चन वन लाइनर चल रहे हैं, तो मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आपके पास क्लास आ जाएगी, उसे पढ़िएगा, तब आपको चंद वंश में या आपके जितने राजा हैं उनमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अब क्या होता है, एक राजा है हमारे इंद्रचंद। इंद्रचंद क्या करते हैं कि जाते हैं चीन जाते हैं, और क्या सीख के आते हैं, रेशम से संबंधित उत्पादन की, रेशम कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है। तो रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन किसने करवाया था, हमारे इंद्रचंद ने। अब क्या हुआ, 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी रही चंपावत। अब एक साल बाद मतलब 1563 में राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा लहा दी गई। किसने लाई, बालो कल्याण चंद्र ने। बहुत शक्तिशाली राजा बालो कल्याण चंद्र। कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाव भी रही, जो कि पाली पछाव कहाँ स्थित है, पाली पछाव हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। तो आपके पास क्वेश्चन आपके आ गए हैं, पहली राजधानी चंपावत, दूसरी चंपावत में अल्मोड़ा में चली गई थी, कौन लाया, बालो कल्याण चंद्र। कुछ टाइम अल्मोड़ा भी रही। अब देखो, नेपाल के अशोकचल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन कर लिया था। अब क्या हुआ कि 1191 में ईस्वी में इन्होंने क्या किया, अशोकचल ने आक्रमण किया और कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि कौन से शासक ने आक्रमण, नेपाल के कौन से शासक ने कुमाऊं पर आक्रमण कर अपने अधीन कर लिया, तो हमारे अशोकचल जी हो गए। अब दिल्ली फिरोज शाह के दरबार में सर्वप्रथम किसने भेंट चढ़ाया और गरुड़ की उपाधि प्राप्त की। अब इसकी जो स्टोरी है, थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ कि क्या हुआ कि ज्ञानचंद जी गए थे फिरोज शाह जी से मिलने। अब क्या हुआ, वो क्या कर रहे थे कि गरुड़ को मार रहे थे, मतलब गरुड़ में निशाना लगा रखा था, लेकिन जब भी वो बाण मारते वो लगता नहीं। उन्होंने क्या किया, जो हमारे ज्ञानचंद जी हैं, इन्होंने क्या किया, अपना धनुष निकाला और गरुड़ को एक बारी में मार दिया। अब क्या हुआ, राजा खुश हो गया। जब राजा खुश होगा तो क्या होगा, उन्होंने उपाधि दे दी। किस चीज की, गरुड़ की उपाधि दी। तो क्या है क्वेश्चन कि दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में सर्वप्रथम किसने भेंट चढ़ाया और गरुड़ उपाधि प्राप्त की, तो ज्ञानचंद ने। ऐसा कहते हैं कि इसने भेंट भी दी थी राजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मझेड़ा ताम्रपत्र में श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया, तो इसे ही मझेड़ा ताम्रपत्र में विजय ब्रह्मा कहा ज्ञानचंद को। तो कई बार क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं कि कौन से ताम्रपत्र में, तो मझेड़ा। अब क्या हुआ, अब दूसरा, नेपाली चल सामंत शासकों पर आक्रमण व परास्त कर उसकी अधीनता से कुमाऊं को मुक्त कराया। तो किसने मुक्त कराया, भारती चंद ने। अब इसकी स्टोरी मैं थोड़ी सी बता देती हूँ कि क्या हुआ। क्या होता था कि चंद वंश तो चल रहा था, लेकिन ये क्या करते थे कि ये नेपाल के शासक को क्या करते थे, पैसा देते थे, क्योंकि वो उसके अधीन रहा करता था, क्योंकि एक बोलते हैं शक्तिवान राजा था। और अब क्या, जब भारती चंद आया तो इसने क्या किया कि उनको नेपाली जो सामंत हैं उनके शासकों पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर दिया, और क्या किया, कुमाऊं को मुक्त करा दिया। अब जब कुमाऊं मुक्त होगा तो अब हम मुक्त हो गए, तो हमें वो पैसा देंगे कि हम पैसा देंगे, तो वो हमें पैसा देंगे। तो भारती चंद एक ऐसा राजा था, शक्तिवान राजा, जिसने उन्हें हराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इनके क्या हैं, पवाड़े फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं भारती चंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस चंद राजा ने कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा है? अब कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं देवी चंद को। ये भी स्टोरी आपको बाद में पता चल जाएगी। अब अकबर का समकालीन चंद्र राजा कौन था? अकबर का समकालीन चंद्र राजा था, वो था रुद्रचंद। 1565 से 1597 तक इसका कार्य है। कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाई थी रुद्रचंद जी ने, और मल्ला महल किले का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया था। मल्ला महल कहाँ है? अल्मोड़ा में। वर्तमान रुद्रपुर नगर, वो भी रुद्रचंद ने करवाया था। चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह था, ये क्या था? हमारी गाय थी चंद्र राजाओं की। चंद और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है, पेपर में पूछा गया है, तो ये मिलती है शाहनामा और जहांगीरनामा से। कुमाऊं में चंद शासक का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? अब 1790 में क्या होता है, नेपाली जो गोरखे होते हैं वो क्या करते हैं, युद्ध करते हैं और चंद वंश का समाप्त कर देते हैं। तो 1790 में चंद वंश समाप्त होता है। अंतिम शासक हमारे कौन थे? अंतिम शासक थे महेंद्र चंद। चंद राजाओं के समय सिक्का, टकसाल व ताम्र उद्योग का केंद्र रहा हमारा अल्मोड़ा। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति। अब देखो हमारे ग्राम प्रधान जो अभी तक चल रहे हैं, तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? ग्राम प्रधान की नियुक्ति भी हमारे चंद राजाओं द्वारा की गई थी। ठीक है। पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले, फोर्ट मोएरा का निर्माण किसने करवाया था? अल्मोड़ा का पलटन बाजार है। ठीक है, कहीं तुम देहरादून का समझ रहे हो, पलटन चलते हैं घूमने, शॉपिंग करके आते हैं, कल्याण चंद ने। अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमेरा किले का निर्माण किसने करवाया? खगमेरा किले की बात कर रहे हैं, तो खगमेरा किले राजा भीष्म चंद ने। तो आपको सारे मतलब ये याद होना चाहिए, खगमेरा किला किसने बनवाया, कौन कौन से बहुत सारे ऐसे हमारे किले हैं जो बनवाए हैं, वो ध्यान में रखना। बाणासुर किला स्थित है, ये चंपावत में है, लोहा घाट देवीधुरा मार्ग में। बात करते हैं हम पवार वंश की। पवार वंश में चलते हैं। अब देखो पवार वंश में पूरे हमारे क्या है, गढ़वाल में 52 गढ़ हैं जो कि अजयपाल द्वारा जीते गए थे। ठीक है, तो आप इन्हें पढ़िए, चांदपुर, चौड़ा, तो अजमेर, बड़ान, लोहाबा, दसोली, कुंडारा, ये सब क्या है, ये आप अपना पढ़ लीजिएगा। ये हैं गढ़वाल के 52 गढ़। अब क्या हुआ था कि चांदपुर गढ़ में 688 में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव डाली। अब देखो पहले तो इनकी डेट कंफर्म नहीं रहती, तो डेट को तो अभी छोड़ ही दो, सीधी बात है। कनकपाल क्या है, गुर्जर देश से आया था। ठीक है, तो जब कनकपाल आया तो उसने क्या करा कि ऐसा बोलते हैं परवाना वंश की नींव रखी थी। कुछ बोलते हैं 888 में, कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे 688, तो ये पढ़ाया जाएगा बाद में, तो वो चीज आप देख लीजिएगा। अब क्या हुआ इसमें, कुल जो शासक हुए 60 शासक हुए, और कहते हैं कि मतलब पहले क्या था कि पहले इतना क्षेत्र सुसंगठित नहीं था, लेकिन हमारे जो परमार शासक अजयपाल हुए, उन्होंने 52 गढ़ों को जीता और एक सुसंगठित राज्य बनाया। तो 37वें शासक हैं। पेपर में ये भी पूछा गया था कि अजयपाल कौन से नंबर के शासक हैं? 37वें। अब इन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ से हटाकर कहाँ कर दी? श्रीनगर। कब करी? 1358 में। किसने? अजयपाल ने। पेपर में पूछा गया है ये, ध्यान से पढ़िएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अजयपाल किस पंथ का अनुयायी था? अजयपाल हमारे उस टाइम पे गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। अब देखो राजप्रसाद का निर्माण करवाया जाता है, अपनी जो इनकी कुल देवी है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनकी कुल देवी कौन सी है? कुल देवी है राजराजेश्वरी। अगर तुमने कभी ना वो सुनना, अगर उत्तराखंड जाननी है ना, तो उत्तराखंड की चीजें सुना करो, पवाड़े सुनो, इनके जो इनके तो अगर देखा जाए तो इनके भजनों में भी ना
इनके बारे में बताया जाता है, इनकी मतलब देवी के बारे में बताया जाता है कि ये देवी कहाँ पर स्थापित है। तो इनके चीज़ें देखो, सुनो तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएँगी। पवाड़े सुनो, ठीक है? तो कुल देवी राजराजेश्वरी है इनकी और देवलगढ़ में स्थित है। अब क्या है, सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक थे। कौन थे? तो सहजपाल थे 42वें शासक, ठीक है? इसकी भी एक स्टोरी है। इन्होंने इसके बताई जाएगी, इन्होंने शायद गंगा जल अकबर क्या करता था अपने यहाँ गंगा जल यूज़ करता था, तो अकबर चाहता था कि मुझे पता चले कि गंगा जी का स्रोत कहाँ है। तो सहजपाल एक ऐसा शासक था, इसने वहीं पे मतलब आने नहीं दिया, तो यहीं पे अकबर को रोक डाला रास्ते पर। तो ये एक ऐसे शासक रहे हैं। शाह उपाधि की परंपरा हुई, तो सर्वप्रथम जो नामंत में शाह उपाधि धारण की थी 43वें शासक बलभद्र शाह ने। बलभद्र शाह से पूर्व केवल एक परमार शासक के नामंत में पाल के बजाय शाह लगाया जाता था। तो किसके लगाया जाता था? कल्याण शाह के 38वें शासक हुए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। किस मुगल शासक के सैनिकों पर का गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका और पृथ्वी शाह की मां महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उन्हें के नाक कटवा दिए थे? देखो, गढ़वाल की गढ़वाल राज्य की संरक्षिका भी रही पृथ्वी शाह की मां, ठीक है? पृथ्वी शाह की मां कौन है? पृथ्वी शाह की मां रानी कर्णावती है। और उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए। तो शाहजहां के जो सैनिक, शाहजहां ने क्या किया था, अपने सैनिक भेजे थे कि जाओ और राज्य पर अधिकार करो। तो महारानी कर्णावती ने क्या किया, जितने भी मुगल शासक थे उन सैनिकों की नाक काट दी, ठीक है? देखा, हमारे यहाँ ऐसी भी रानियां रही हैं जो इतनी शक्तिशाली रही। तो मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगी, शक्तिशाली बने रहें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और जब नाक काटी तो नाक काटने के कारण उन्हें क्या कहा गया? नाक काटने के कारण उन्हें कहा गया नक्कटी रानी, या इसमें लिखा है नाक काटने वाली रानी, ठीक है? पेपर में पूछा जाता है। अब देखो, फेमस क्या क्या है। आप देहरादून जाओगे, राजपुर नहर का निर्माण कराया किसने? कर्णावती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस परमार शासक ने मुगल दारा सिकों के पुत्र सुलेमान सिकों को संरक्षण दिया था? पृथ्वीपति शाह बहुत अच्छे शासक रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि दारा सिकों, जो दारा सिकों थे, इनके भाई ने इन्हें मार दिया था। तो सुलेमान सिकों क्या आते हैं उत्तराखंड में और पृथ्वीपति शाह से क्या बोलते हैं, भाई मुझे संरक्षण दीजिए। और एक और चीज याद रखिए, अगर कोई संरक्षण के लिए आता है तो आपको संरक्षण देनी पड़ती है। तो पृथ्वीपति शाह ने संरक्षण दिया। इनको बोला गया कि भाई, अगर आपने सुलेमान सिकों को नहीं हमारे सामने दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके ऊपर युद्ध कर दूंगा। और दिल्ली की सत्ता तो सभी को पता है बहुत खतरनाक हुआ करती थी। पृथ्वीपति शाह ने साफ मना कर दिया। तो आगे की स्टोरी चलते हैं, पहले आगे का क्वेश्चन चलते हैं, नहीं तो हमारे क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। किस परमार शासक की उपाधि गर्वभंजक थी? गर्वभंजक, गर्वभंजक है महीपति शाह। किस परमार शासक के दरबार में अकबर के तरह नवरत्न विराजते थे? फतेह शाह के टाइम पे। 1791 में क्या हुआ था? गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में वे पराजित हुए। अब क्या हुआ कि गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया 1803 ईस्वी में। राजा प्रद्युम्न शाह के काल में इसके नेतृत्व में विजय मिली थी। तो उस टाइम पे जो गोरखा शासक थे वो थे दो, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया। गोरखों और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध लड़ा गया, जो कि 14 मई 1804 में लड़ा गया। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचार पूर्ण शासक गोरख्याली क्रमशः रहा। अब देखो, गढ़वाल कुमाऊं की बात करते हैं तो 25 साल शासन किया। और
गढ़वाल पर कितने साल? 10.5 वर्ष। पेपर में पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या, खुड़बुड़ा युद्ध कब हुआ था? 14 मई 1804। दूसरा क्या बताया मैंने कि कुमाऊं पर शासन गोरखों का कितने साल तक रहा? तो 25 साल तक। गढ़वाल पर 10.5 वर्ष तक। नेक्स्ट में चलते हैं। अब है, गोरखों के शासन नागरिक के बजाय फौजी था। ठीक है, अब क्या था वहां पे? फौजी था, सारा शासन जो चलता था फौजी चलता था। दास्ता बेगार अन्यायपूर्ण कर प्रणाली इनके शोषण के आधार थे। ठीक है, ये क्या करते थे? दास बना लेते थे, बेगार लेते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। नेपाल राजा रण बहादुर शाह के प्रतिनिधि के रूप में गढ़वाल व कुमाऊं का प्रशासन करता था। इन्हें क्या कहते थे हम? सुब्बा या सूबेदार। सुब्बा व सूबेदार हो गया। किस गढ़वाल नरेश की मांग पर गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग ने अंग्रेजी सेना भेजकर गोरखों को गढ़वाल से पराजित करवाया? तो सुदर्शन ने क्या किया कि अंग्रेजों से मिले, कहा भाई हमारे यहाँ पर जो शासन कर रहा है गोरखे बहुत अत्याचारपूर्ण शासन कर रहे हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो इन्होंने क्या किया, जो लॉर्ड हेस्टिंग है उन्होंने आक्रमण किया और गोरखों को गढ़वाल में पराजित करवाया। अब आगे चलते हैं। अब गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया। मई 1815। 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेजों और गोरखों के बीच कौन सी संधि हुई थी? संगोली की संधि, जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, संगोली की संधि, संगोली कहाँ है? बिहार में। अब क्या हुआ कि जब संगोली की संधि को मतलब होनी थी, लेकिन क्या हुआ, संगोली की संधि को स्वीकार नहीं किया गया। तो इस स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी। अब हारने के बाद इन्होंने साइन करे हैं भाई, कब किए? 4 मार्च 1816 को संधि को स्वीकार कर लिया नेपाल सरकार ने। ठीक है, गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्ततापूर्ण तरीके से हड़प लिया? पूर्वी आधा भाग। कैसे? इन्होंने जब मदद मांगी तो भाई इन्होंने बोला कि भाई इतना मैं आपसे ले लूंगा, तो उन्होंने बोला चलो एक बार छूट जाए हमारा गढ़वाल, तब देख लेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या कर लिया? आधा क्षेत्र ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ कर दी? टिहरी कर दी। टिहरी गढ़वाल 1815 में स्थापित की टिहरी में। टिहरी रियासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों व सुदर्शन शाह के मध्य एक संधि हुई। वो कब हुई थी? 4 मार्च 1820 में। टिहरी में पुराना दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण कराया गया सुदर्शन शाह द्वारा। कुमाऊं के कमिश्नर को टिहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि बना दिया गया 1842 में। सब्बासार पेपर में पूछा गया है, सब्बासार किसके द्वारा रचित है? सुदर्शन शाह के द्वारा। कितने भागों में है? 7 भागों में है। अब देखो, अब सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाएगी। अब उनके बड़े पुत्र भवानी शाह ने यहाँ पे राज्य किया। कब तक? 1859 से 1871 तक किया। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भवानी शाह के बाद कौन शासक बनते हैं? भवानी शाह के बाद प्रताप शाह शासक बनते हैं 1871 से 1886 तक। अब क्या हुआ, जिन्होंने टिहरी में क्या करवाया था? इंग्लिश अंग्रेजी शिक्षा शुरू करी। ठीक है, कि हमारे यहाँ भी क्या है? इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए। तो कौन से शासक? प्रताप शाह। प्रताप शाह के बड़े पुत्र कीर्ति शाह। अब कीर्ति शाह आगे, कीर्ति शाह ने शुरुआत की, 11 वर्षों तक राज्य किया। ठीक है, प्रताप शाह के बड़े पुत्र कीर्ति शाह ने शुरुआत के 11 वर्षों तक राज्य किया मां गुलेरिया के संरक्षण में। कीर्ति शाह को हम क्या बोलते हैं? कंपेनियन ऑफ इंडिया। 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया, और 1901 में एक उपाधि दी गई, नाइट कमांडर उपाधि। कीर्ति शाह ने टिहरी में नया दरबार नामक एक राज्य प्रसाद का निर्माण करवाया था। तो राज्य प्रसाद का निर्माण कब कराया गया? 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 1881 टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला, हिवेट संस्कृत पाठशाला, गांवों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, टिहरी नगर में बिजली व्यवस्था, टिहरी में नगर पालिका की स्थापना, टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना, टिहरी में ही प्रेस की स्थापना, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार व टिहरी में वैधशाला की स्थापना आदि कार्य किए गए।
ये सारे कार्य हमारे किसने करवाए? कीर्ति शाह ने, तभी तो इन्हें इतनी सारी उपाधियां मिली, कंपेनियन ऑफ इंडिया, नाइट कमांडर की उपाधि। तो ये है हमारे कीर्ति शाह। अब कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद क्या होता है कि 1913 में टिहरी रियासत का राजा बनाया जाता है नरेंद्र शाह को। इन्होंने क्या किया था? अपने टिहरी से नरेंद्र नगर स्थापित किया राज्य को, राज्य का मुख्यालय 1925 में। इन्होंने भी बहुत सारे कार्य किए, जैसे सड़कों का निर्माण कराना, अनेक विद्यालयों का स्थापना करवाना, अस्पतालों का आधुनिकीकरण, वन विभाग का आधुनिकीकरण आदि कार्य नरेंद्र शाह द्वारा किए गए। इसलिए इन्हें भी क्या किया, अंग्रेजों द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल और सर केसीसीआई की उपाधि मिली। किसे? नरेंद्र शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवाई कांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रवाई कांड कब हुआ था? रवाई कांड हुआ था 30 मई 1930 में। पेपर में छाप डालो, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। श्रीदेव सुमन की मृत्यु कई बार पूछी गई है, इसे भी ध्यान रखना। 25 जुलाई 1944 में ये घटना हुई थी। किसके समय में हुई थी? तो नरेंद्र शाह के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नरेंद्र शाह के बाद 25 अक्टूबर 1946 में टिहरी रियासत के राजा बनते हैं। कौन बनते हैं? मानवेंद्र शाह हमारे राजा बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 1948 में गठित सरकार, अंतिम सरकार के प्रजामंडल के 4 सदस्यों का मनोनयन व 1 अगस्त 1949 में टिहरी रियासत का भारत में विलय की घटना होती है। किसके समय में होती है? किसके समय में हुई थी? मानवेंद्र शाह के। यह हमारा परमार वंश कंप्लीट होते हुए। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल की बात करते हैं। ब्रिटिश गढ़वाल में क्या, तो हमारे क्या हुआ? अब देखो, जब यहाँ पे तो हमारा क्या हो गया, सरकार जो चल रही थी हमारे यहाँ पे सुदर्शन शाह की चलने लगी थी, सावन। अब ब्रिटिश आएंगे, टिहरी रियासत को छोड़कर शेष भागों में अब अंग्रेजों का शासन हो गया। अब इनका जो व्यवस्था की, ये एक कमिश्नरी प्रणाली द्वारा की गई, जो कि एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासित हुआ था। अब क्या हुआ, टोटल हमारे ब्रिटिश गढ़वाल में कुल अंग्रेज कमिश्नर हुए 1815 से, तो 23 कमिश्नर हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। कुमाऊं का पहला कमिश्नर जिसका कार्यकाल लगभग 9 महीने रहा, जिसके सहायक चार्ज विलियम ट्रेल थे। तो ये तो छोड़ दो कि विलियम ट्रेल थे, चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ट्रेल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पहला याद रखो कि कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन रहा? एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, 1815 से 1816 तक इसका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि 1815 से अल्मोड़ा में श्रीनगर डाक सेवा की शुरुआत और पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? एडवर्ड गार्डनर के। कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर कौन है? पहला वास्तविक कमिश्नर भी रहा, जिसके काल में 1816 में पूरी कमिश्नरी में डाक सेवा, अब सुन लो, डाक सेवा की बात हो गई। 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना, पेपर में पूछा गया, अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816। दूसरा एक साला बना 1816। तीसरा पहला त्रिशाला बना 1817। 1819 में पटवारी पद का सृजन किसके समय? 1819। अल्मोड़ा जेल 1816। फिर हमारा 1820 में चौथा भूमि बंदोबस्त। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना, अल्मोड़ा 1816, पौड़ी 1821। आबकारी 1822 विभाग की स्थापना। 1823 में कुमाऊं कमिश्नर का 26 परगनों में विभाजन। 1823 में पंचसाला या व्यवस्था, इसे हमने 1880 में लागू किया था, इसलिए हमने इसे 80 साला बंदोबस्त कहा। 80 साला पेपर में पूछा गया था, या ध्यान रखना। फिर क्या है? भूमि बंदोबस्त हुआ 1829 में छठवां भूमि बंदोबस्त, 1833 में सातवां भूमि बंदोबस्त। कुमाऊं कमिश्नरी में सीमांकन, हल्द्वानी में नगरीकरण की शुरुआत। ये सब कार्य किसके द्वारा किए गए? ट्रेल के द्वारा। तो मैंने बोला ना, ट्रेल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके कार्य देखिए कि अल्मोड़ा में जेल की स्थापना कब? 1816 में। सेकंड, दूसरा कमिश्नर, पहला वास्तविक कमिश्नर किसे कहा जाता है? ट्रेल को कहा जाता है। पौड़ी जेल की स्थापना कब कराई? 1821 में कराई। आबकारी व्यवस्था की स्थापना कब कराई? 1822 में करवाई। फिर क्या बताया? 80 साला बंदोबस्त 1823 में। अगर हमसे पूछा जाएगा, संवत पूछा जाएगा 1880। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में के बारे में हम ये कहते हैं, ना वकील, ना दलील, ना अपील। तो ट्रेल के कार्यकाल को इतने
अच्छे से कार्य कराए गए, इसकी रणनीतियां देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको। तो ये चीज हम आपको नेक्स्ट मतलब जो हमारी क्लास आएगी उसमें पढ़ाई जाएगी। अभी हम वन लाइनर करेंगे, वन लाइनर के बाद आपको अच्छी अच्छी क्लासेस मिलेंगी, इसलिए मैं आपको कहूंगी रेगुलर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर जिसके समय 1837 में अल्मोड़ा में कुमाऊं क्षेत्र में थाने की स्थापना हुई, प्रथम थाने की स्थापना जॉर्ज गोबन के टाइम पे। नेक्स्ट में चलते हैं। कुमाऊं का 14 कमिश्नर जो नैनीताल में अपनी मृत्यु उपरांत इस पद पर रहा, जिसके काल 1939 और 40 में कुमाऊं कमिश्नर मुख्यालय का श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरण, 1840 में पौड़ी जिले का गठन। अब देखो क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कैसे भी हो, 1840 में। अब ये भी देख लो, नैनीताल का एक नगर के रूप में विकास, 1843 में नैनीताल में थाने की स्थापना, ठीक है। खैरना नैनीताल मार्ग का निर्माण, गोमती पुल का निर्माण, सहयोगी हैलिब्रेटन के सहयोग से 1840 में 8वां भूमि बंदोबस्त आदि कार्य किए। ये हुए थे लुसिंगटन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुमाऊं का 5वां कमिश्नर जिसके काल में प्रशिक्षित पटवारी। अब देखो पहले पटवारियों की नियुक्ति हो चुकी थी, लेकिन क्या हुआ इस टाइम पे जो पटवारी होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, उनकी नियुक्ति हुई। अस्पतालों की शुरुआत हुई। शिक्षा का प्रसार, श्रीनगर में सस्पेंशन पुल का निर्माण हुआ 1853 में। कमिश्नर मुख्यालय नैनीताल में लाना पड़ा 1854-55 में। नैनीताल का एक पर्यटन नगर के रूप में विकास किया गया, किसके द्वारा? हैलिट बैटन के द्वारा। 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल रहा। अब हमारे पास आ गए हैं इंपॉर्टेंट पर्सन जिनका नाम है हेनरी रैमजे। कुमाऊं का 6वां कमिश्नर रहा, ठीक है, चलो ठीक है। अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की? अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की गई। नहरों का विस्तार किया। तराई इंप्रूवमेंट फंड 1883 में स्थापना हुई। आपदा प्रबंधन के लिए प्रथम प्रयास हुआ। पृथक वन विभाग का गठन किया गया। कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत की गई, ठीक है। इतना आया समझ में? पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से हमने चीजें करी। और दूसरा 20 साल था, ये उपनाम विकेट बंदोबस्त था। विकेट बंदोबस्त भी इंपॉर्टेंट है। काठ गोदाम तक रेल मार्ग का निर्माण 1884 में किसके टाइम पे हुआ था? हमारा रेमजे। रामनगर की स्थापना पूछा जाता है। नैनीताल का स्कूली शिक्षा केंद्र में विकास, अल्मोड़ा में रेमजे कॉलेज की स्थापना आदि रेमजे के टाइम पे। एक क्वेश्चन है, रामजी साहब व अंग्रेज जो स्थानीय लोग थे वो रामजी साहब कहते थे, ठीक है। वह कमिश्नर जो पहाड़ी भाषा भी जानता था, अंग्रेज लोग उसे कुमाऊं का राजा भी कहते थे, और अपने रहने के लिए उसने अल्मोड़ा, बिन्सन, रामनगर तथा तराई में मकान बनवाया था। ये कौन था? रामजी था। बहुत अच्छा सा राजा था, शासक था या कमिश्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे लोकप्रिय कमिश्नर जिसका कार्यकाल 28 वर्ष रहा, जो बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध था, जिसके काल को ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल कहा जाता था, तो वो हमारे क्या हैं? वो हमारे हैं हेनरी रैमजे, ठीक है। अब 7वें कमिश्नर फीसर हैं, 8वें एच.जी. रॉस है। इन भाई जिन्होंने काम करवाए हैं उन्हें पढ़ते हैं, वैसे आप सब पढ़ लेना। 9वें कमिश्नर जिसके समय हथियारों के लिए लाइसेंस नीति लागू की गई थी रीड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें कमिश्नर। अल्मोड़ा और नैनीताल का गठन किसके टाइम पे हुआ था? अर्स्किन। वैसे जो इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें पेपर के दृष्टि से पढ़ना है, रैमजे जरूर पढ़ना, ट्रेल जरूर पढ़ो, गार्डर जरूर पढ़ो। ये 3 इंपॉर्टेंट तो पर्सन है ही हैं, ठीक है। आगे देख लो, आगे 13वें कमिश्नर में चलते हैं और आप खुद से पढ़ लेना, मुझे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, ठीक है। 13वें कमिश्नर जिनके समय नैनीताल में थाने की स्थापना की गई और देहरादून तक रेल लाइन पहुंचाई गई 1900 में, तो ये थे हैमिल्टन, ठीक है। फिर आप 15वें कमिश्नर में चलो, तो जिनके समय 1908 में खुली एजेंसी का गठन किया गया, 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की गई, ये है कैंपबेल। इतना आया। नेक्स्ट चलते हैं। 16वें कमिश्नर जिनके समय 1921 में, ये इंपॉर्टेंट है विंगम के बारे में, ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ। पहला वाटर रूल्स 1917 में, 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत, देखो कुली बेकार इंपॉर्टेंट 1921 में, 1923 में कुली एजेंसी का समापन, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी इंपॉर्टेंट। तो ये सब हुआ था किसके टाइम पे? विंगम के टाइम पे। इंपॉर्टेंट पर्सन ये भी।
कुमाऊं में 17वें कमिश्नर जिनके समय 1928 में 11वां व अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था, वे कौन थे? एनसी स्टीव थे। 18वें कमिश्नर जिनके टाइम पे 1931 में वन पंचायतों का गठन हुआ था, स्टब्स। स्वतंत्र भारत में कुमाऊं के पहले व पूर्व क्रम में 24वें कमिश्नर थे के.एल. मेहता। तो लास्ट वाले याद रखना भाई, पूछे जा सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम आंदोलन की। हमारे जो भी उत्तराखंड को बनाने में जिन लोगों का सहयोग किया गया, जिन लोगों द्वारा, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा सहयोग किया गया, उनके बारे में पढ़ते हैं। कैसे कैसे हमारे आंदोलन हुए, उनके बारे में जानते हैं। क्लास को कैरी ऑन रखिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि भाई बहुत लंबी क्लास हो गई है। हाँ, मैं कहती हूँ कि लंबी क्लास है, लेकिन अगर आपको एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी से रिवीजन चाहिए तो आपको क्लास ढंग से पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए बोर जरूर होंगे, मैं ये नहीं कहती नहीं बोर होंगे, लेकिन क्या है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप थोड़ा थोड़ा अपने सामने पानी लीजिए, पानी को पीजिए, आराम से पढ़ते रहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात करते हैं तो पहला जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो हैं कालू सिंह मेहरा। कालू सिंह मेहरा ने क्या है, एक ये चंपावत के विसुम ग्राम के हैं और इन्होंने एक संगठन बनाया था क्रांतिवीर नाम से, पेपर में आया है ये। ठीक है, और अपना योगदान दिया 1857 की क्रांति के दौरान। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1857 की क्रांति पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे योगदान दिए गए। आगे चलते हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, डेट एक भी मत छोड़िएगा। अब स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड कुछ भी मत छोड़ना। डिबेटिंग क्लब, अल्मोड़ा के राजनीतिक सचेतना को बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1870 में। अब स्थापना हुई डिबेटिंग क्लब की। कुमाऊं भाषा के प्रथम अखबार का प्रकाशन होता है अल्मोड़ा शहर में, कब होता है? 1871 में। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, उनमें से एक थे ज्वालादत्त जोशी। डिबेटिंग क्लब पूछा जाता है, ध्यान रखना, 1870। ठीक है, हैप्पी क्लब 1903 में स्थापना की पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने 1903 में। वन नीति के विरोध में जन व्यापक आंदोलन 1911 से 17। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा तो आराम से पढ़ना। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912। तिलक व एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1914 में की थी और इनसे प्रभावित होकर होम रूल लीग आंदोलन चलाया किस किसने? विक्टर मोहन जोशी ने, बी.डी. पांडे ने, चिरंजीव लाल ने व हेमचंद आदि ने। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी, कब की थी? 1916 में की थी। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद, बी.डी. पांडे आदि के प्रयास से 1916 में गठित हुआ था क्या? कुमाऊं परिषद। तो इम्पोर्टेंट ये है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में। किस किस लोगों ने योगदान दिया? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बी.डी. पांडे। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था, पेपर में पूछा गया है 1926, याद रखना। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदी लाल तथा अनुसुईया प्रसाद बगड़ा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1918 में। 1918 गढ़वाल कांग्रेस 1918। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस 1912। अमृतसर कांग्रेस की स्थापना 1919 में। गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया? तो अनुसुईया प्रसाद बगड़ा और मुकुंदी लाल। नेक्स्ट में चलते हैं, अब क्या बेगार, कुली बेगार के बारे में बात करते हैं। कुली बेगार में क्या हुआ था? 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सरयू नदी में क्या किया? जो रजिस्टर थे, वो कुली बेगार से रिलेटेड रजिस्टर थे, उन्हें बहा दिया गया सरयू नदी में। कब? 1921 में। कौन कौन मुख्य व्यक्ति? तो नेतृत्वकर्ता थे बी.डी. पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल। नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1929 में गांधी जी, नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र में क्या किया था? हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों की यात्राएं और राजनीतिक सभाएं की। ये 13 से 14 जुलाई तक की थी। 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी। ये कब की थी? तो ये की थी 16 से 24 अक्टूबर को।
कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर कुछ समय मतलब 12 दिन के लिए प्रवास किया था, और इन्होंने 12 दिन तक प्रवास किया और अनासक्ति योग के नाम से एक गीता की भूमिका लिखी थी। ये कहाँ लिखी थी? ये लिखी थी कौशानी बागेश्वर में। कौसानी को गांधी जी ने क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। 1930 की बात करते हैं। गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहों ने उत्तराखंड के 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, गोरखवीर खड़क बहादुर। अप्रैल 1930 की बात चलती है। हमारे चंद्र सिंह गढ़वाली की पेशावर कांड होता है। चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे वो कौन सी राइफल्स के थे? तो 2/19 गढ़वाल राइफल्स के सैनिक थे। इन्होंने सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्र सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और इस घटना को ही पेशावर कांड कहा। अब क्या हुआ? जब ऐसे चीजें हुई, इन्होंने मना किया, तो इन्हें तो ऐसे नहीं की तारीफ ही होगी। इन्हें जेल में डाल दिया गया। कितने वर्ष तक? 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। पेपर में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी द्वारा। 1930 के गडोदिया स्टोरी डकैती कांड में राज्य की कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे, जिनमें से मुख्य थे भवानी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है। 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी जी ने। नेक्स्ट में चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को खुमार नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजों ने गोलियों से गंगाराम व खीमादेव नामक 2 भाई व चूड़ामणि शहीद हो गए थे। तो सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे कुमाऊं का बारदोली का। अब क्वेश्चन आपके पास आता है कि गंगाराम, खीमादेव और चूड़ामणि कौन सी घटना में शहीद हुए थे? ठीक है, 5 सितंबर 1942 में हुए थे। खुमाड़ में प्रत्येक वर्ष शहीद वर्ष मनाया जाता है, इस कारण 5 सितंबर को। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला व रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया? तो विष्णु देवी साके। 1932 की घटना है कि राज्य की किस महिलाओं को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया? कुंती वर्मा को। पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। 1941 की बात करते हैं तो गांधी जी ने अपनी बेटी शिष्या सरला बहन, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइला मैन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सरला बहन का वास्तविक नाम क्या है? हाइला मैन। इन्हें क्या किया? गांधी जी ने कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने क्या स्थापना की थी? लक्ष्मी आश्रम की। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। वो कौन कौन सी थी? एक थी कमला, एक थी बसंती। गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन। मीरा बहन ने क्या किया? आप हमारे यहाँ ऋषिकेश में जाइए, गंगा जी पास है, तो महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में स्थापित किया पशुलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन की गति देने के लिए सर्वप्रथम 1871 में क्या किया? अल्मोड़ा में बुद्धि वल्लभ पंत के संपादकत्व में शुरू हुआ अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार के बंद मार्च 1918 होने के बाद संपादक बीडी पांडे ने सितंबर 1918 से कौन सा साप्ताहिक निकालना शुरू कर दिया? तो शक्ति। देहरादून में गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून में पंडित गिरजादत्त नैथानी के संपादकत्व में शुरू हुआ था गढ़वाली मासिक पत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त दर्शन भैरव दत्त के संपादकत्व में 1939 में लैंसीडाउन पौड़ी में प्रकाशित हुआ कर्म भूमि। पेपर में पूछा जाता है कर्म भूमि का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? भक्त दर्शन और भैरव दत्त के द्वारा। 1941 में देहरादून से प्रकाशन शुरू हुआ, किस चीज का हुआ? युगवाणी का। कुली बेगार प्रणाली का अंत 13 से 14 जनवरी 1921। नेक्स्ट चलते हैं। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग थी, क्या थी? प्रजातंत्र का तंत्रात्मक शासन। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में क्या हुआ? भूख हड़ताल में बैठ गए हमारे श्रीदेव सुमन जी। 1939 में प्रजामंडल की स्थापना कर डाली, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे बहुत सारे विद्रोह हुए। सकलाना विद्रोह, कीर्तिनगर आंदोलन, ये हुआ था सकलाना 1947 में। कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था 1948 में। टिहरी का विलय हो गया 1949 में। 1 अगस्त 1949 में यूपी के एक जिले के रूप में सम्मिलित कर दिया गया। डोला पाल के आंदोलन की बात करते हैं। इनका संबंध था शिल्पकारों व दलितों से।
1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था हरिप्रसाद टमटा जी द्वारा। अल्मोड़ा में मुंशी हरिप्रसाद टमटा के संरक्षण में दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र की शुरुआत की गई जून 1934 में ललिता प्रसाद टमटा द्वारा। लेकिन 1935 में 15 वर्षों तक इसका संपादन मुंशी हरिप्रसाद की भांजी ने किया, जिनका नाम था लक्ष्मी देवी टमटा। कनकटा बैल आंदोलन की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ था। कोट खर्रा के आंदोलन की बात करते हैं, भूमिहीनों को भूमि वितरण करने से था। राज्य के शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणी भूमिका रही, किनकी रही? महिलाओं की रही। शराब विरोधी आंदोलन का नारा रहा नशा नहीं रोजगार दो, पेपर में पूछा गया है। राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन की शुरुआत की गई स्वतंत्रता के तुरंत बाद, और एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1973 में। आज की क्लास मेरी यहीं पे पूरी होते हुए, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है, तो मैं आपको यहीं से आगे पढ़ाऊंगी। कल मैं पढ़ाऊंगी आपको राज्य निर्माण आंदोलन। मैं चाहूंगी कि आप खुद से इसे पहले से पढ़ लीजिए, जिससे आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा जब आप बाद में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पूरी होते हुए, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।